नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। कर्नाटक सरकार को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। बेंगलुरु के ईदगाह मैदान पर यथास्थिति बरकरार रखी जाए। ईदगाह मैदान में नहीं होगा गणेश चतुर्थी का पर्व। श्रीकांत त्यागी मामले में अब सपा की एंट्री। मामले की जांच के लिए सपा ने बनाई 9 लोगों की कमेटी। 2 सितंबर को श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु से मुलाकात करेंगे कमेटी के सदस्य। योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने दिया इस्तीफा। हाल ही में यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनाए गए हैं चौधरी। शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी। सेंसेक्स 1564 अंकों की तेजी के साथ 59,537 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 446 अंकों की तेजी के साथ 17,759 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और आइए आप बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। सबसे बड़ी खबर जुड़ी है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से। 7 सितंबर से कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है, जो 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। क्या ये यात्रा राहुल गांधी के मिशन 2024 का आगाज है? क्या ये यात्रा राहुल गांधी के लिए गेम चेंजर साबित होगी? और क्यों मोदी सरकार राहुल की यात्रा से है परेशान? इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बात होगी झारखंड के सियासी संकट की, साथ ही आपको बताएंगे दिल्ली में क्यों आमने सामने हैं आप और मोदी सरकार। तो वही बात होगी 2024 में बीजेपी मुक्त भारत की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो बढ़ते हैं आगे अपनी बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त राजनीति के केंद्र में है। वैसे तो ये यात्रा 7 सितंबर से शुरू होगी, लेकिन इस यात्रा ने बीजेपी की नींद अभी से उड़ा दी है। भारत जोड़ो यात्रा को 2024 के लोकसभा चुनाव के शंखनाद के रूप में देखा जा रहा है। ये यात्रा अब गुजरात में भी अपना पड़ाव डालेगी, जिससे बीजेपी में खलबली है। देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने 7 सितंबर से शुरू होने वाली अपनी भारत जोड़ो यात्रा को ऐतिहासिक करार दिया है। सोमवार को कांग्रेस की तरफ से इस यात्रा को लेकर एक बैठक की गई, जहां यात्रा से जुड़े रोड मैप को फाइनल किया गया। राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकलने वाली इस पूरी यात्रा में शामिल रहेंगे। पार्टी के महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों और भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े राष्ट्रीय समन्वयकों की बैठक हुई, जिसमें इस यात्रा की तैयारियों के बारे में चर्चा की गई। कांग्रेस का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा से परेशान हो गई है और इसलिए इस यात्रा से ध्यान भटकाने की तरकीब अपनाएगी। बैठक के बाद कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों के बारे में चर्चा की। ये यात्रा विशाल और ऐतिहासिक होगी। इस यात्रा को लेकर बीजेपी सहम गई है, इसलिए वे ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह की तरकीबें अपनाएगी। गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने कहा कि गुजरात चुनावी राज्य है, इसलिए गुजरात के लिए राहुल गांधी के कार्यक्रम की अलग से प्लानिंग की गई है। उन्होंने कहा, गुजरात में कांग्रेस इस बार अलग रणनीति से चुनाव लड़ रही है, इसलिए 15 सितंबर को कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने जा रही है। 5 सितंबर को राहुल गांधी चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। रघु शर्मा की माने तो पीएम मोदी सरकारी खर्चे पर चुनाव प्रचार करा रहे हैं। इस बार बीजेपी पेड कार्यकर्ता बनाकर प्रदेश भर में घुमा रही है, लेकिन गुजरात में भारी हार का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी विज्ञापन देकर जनता को गुमराह कर रही है। जमीन पर आप कहीं नहीं है। गुजरात की जनता इतनी नासमझ नहीं है जो उनके बहकावे में आ जाएगी। गुजरात में महंगाई, बेरोजगारी से जनता परेशान है। इन तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा करने जा रही है। गुजरात को लेकर कांग्रेस ने खास रणनीति बनाई है। गुजरात चुनाव में राहुल गांधी की मौजूदगी बीजेपी पर भारी पड़ने वाली है, तो वहीं झारखंड के सियासी संकट में सीएम हेमंत सोरेन बीजेपी पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी की हर चाल को मात दे रहे हैं। तो अब अपनी कुर्सी और सरकार बचाने के लिए क्या किया सीएम सोरेन ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में महागठबंधन की सरकार गिराने के बाद अब बीजेपी की नजर झारखंड पर है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को पार्टी ने इस कदर तूल दिया कि सीएम सोरेन की कुर्सी छीनने के साथ साथ वो सरकार को भी गिराना चाहती है। लेकिन सीएम सोरेन विपक्षी पार्टी को एक भी मौका नहीं देना चाहते। यही वजह है कि उन्होंने रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने विधायकों को लेकर छत्तीसगढ़ का रुख किया है। इसके लिए 72 सीटर इंडिगो चार्टर बुक किया गया। कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के
32 विधायकों समेत यूपी के 35 नेता रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में डेरा जमाएंगे। रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में 47 कमरे हैं। इन सभी कमरों को विधायकों के लिए बुक कर दिया गया है। हालांकि ये भी साफ कर दिया गया है कि इन विधायकों के साथ सीएम नहीं जाएंगे। दरअसल सीएम सोरेन इसलिए अपने विधायकों को बचा रहे हैं ताकि बीजेपी का ऑपरेशन फेल हो जाए। वहीं सरकार की प्लानिंग को लेकर बीजेपी बौखला उठी है। पार्टी का कहना है कि अब सोरेन की सरकार नहीं बचेगी, वो चाहे कहीं भी चले जाएं, लेकिन विधायक हमारे ही संपर्क में रहेंगे। अब बीजेपी तो सरकार गिराने का दावा कर रही है, लेकिन सीएम सोरेन मुसीबतों का पहाड़ खड़ा होने के बावजूद हार नहीं मान रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता मामले में अब तक न राजभवन ने कोई फैसला नहीं सुनाया है। फैसले में देर से यूपी गठबंधन के बीच असमंजस की स्थिति है, इसीलिए विधायकों को एकजुट रखने के साथ साथ वो हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए नए प्लान पर काम कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सीएम सोरेन कैसे बीजेपी के प्लान को फेल करते हैं। झारखंड के इस खेल में कौन पास होगा और कौन होगा फेल, ये वक्त बताएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने एक बड़े फैसले में बाबरी विध्वंस और 2002 के गुजरात दंगों के अधिकांश मामलों को रफा दफा कर दिया और इसके पीछे वजह बताई लंबा वक्त और अयोध्या पर आया फैसला। और क्या कुछ कहा चीफ जस्टिस यूयू ललित ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश में पिछले समय घटी 2 बड़ी घटनाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पहला मामला 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में राम मंदिर के मस्जिद को गिराने की घटना से जुड़ा है, तो दूसरा गुजरात में हुए सांप्रदायिक टकराव की घटना से, जो गोधरा मामले के बाद शुरू हुए थे। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले में साफ कर दिया कि इसमें से कई मामलों को अब वो नहीं सुनेंगे, यानी कि मामलों को रफा दफा कर दिया गया। अदालत ने इन मामलों के बाद राज्य के अधिकारियों और दूसरे लोगों के खिलाफ अवमानना याचिकाओं के एक बैच को खत्म कर दिया है। अदालत ने कहा कि गोधरा मामला और उसके बाद हुए टकराव को लेकर दायर कई याचिकाओं का अब कोई अर्थ नहीं है, ऐसे में उन पर कार्यवाही को बंद किया जा रहा है। इस मामले से जुड़े 9 में से 8 केस में निचली अदालतें फैसला सुना चुकी हैं। नारौदा पाटिया गांव से जुड़े मामले की सुनवाई अभी जारी है। ऐसी स्थिति में इससे जुड़े किसी भी केस पर अलग से सुनवाई की जरूरत नहीं है। जाकिया जाफरी की तरफ से पीएम मोदी के खिलाफ दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून को खारिज कर दिया था। ये याचिका गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली SIT रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जाकिया की याचिका में मेरिट नहीं है। दूसरी ओर अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्त बीतने के साथ अयोध्या पर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए अवमानना का मामला अब आगे नहीं चल सकता। अवमानना याचिका को पहले सूचीबद्ध किया जाना चाहिए था, लेकिन हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच अयोध्या जमीन विवाद के फैसले जो 9 नवंबर 2019 के बाद अब इस मुद्दे पर सुनवाई वाजिब नहीं है। आपको बता दें कि अयोध्या में जिस समय मस्जिद को गिराया गया था, उस समय कल्याण सिंह राज्य के सीएम थे। उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला दर्ज किया गया था, क्योंकि उन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि मस्जिद की सुरक्षा की जाएगी, विवादित स्थान तक किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन यूपी की कल्याण सिंह की सरकार अपने वादे पर खरी नहीं उतरी। लाखों की संख्या में लोग अयोध्या में जुटे और मस्जिद को गिरा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को 30 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी अब नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब शायद ही कभी मिल पाए। वैसे सवालों में तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार भी है, जो लगातार भ्रष्टाचार के मामलों में घिरती जा रही है। दिल्ली में मचे सियासी घमासान में आप हथियार डालने को तैयार नहीं है। सीएम केजरीवाल केंद्र सरकार को लगातार घेर रहे हैं और बीजेपी पर दिल्ली की सरकार गिराने का आरोप लगा रहे हैं। केंद्र और आप की इस लड़ाई में नुकसान दिल्ली की जनता का हो रहा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा में आप विधायकों ने धरना दिया तो बीजेपी विधायकों ने भी धरना दिया। आपका आरोप है कि LGV के सक्सेना को तुरंत पद से हटाया जाए, क्योंकि उनके खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन रहते हुए 1400 करोड़ का घोटाला हुआ है। इसे लेकर पूरी रात आप विधायक विधानसभा में डटे रहे और उन्होंने धरना दिया। दूसरी ओर बीजेपी ने आप पर मुद्दे से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि शराब नीति की गड़बड़ी सामने आ गई है। इसमें पैसे का जबरदस्त तरीके से लेन देन हुआ है। जब सरकार फंसी तो शराब नीति वापस ले ली गई। बीजेपी तब तक प्रदर्शन करेगी जब तक मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। दरअसल बीजेपी जिस शराब की बात कर रही है उसकी जांच इस समय सीबीआई कर रही है। बीते दिनों सीबीआई ने कई जगहों पर छापा भी मारा था। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर भी छापा पड़ा था। उनसे 14 घंटे लंबी पूछताछ की गई थी। आज गाजियाबाद स्थित PNB बैंक में
सिसोदिया का बैंक लॉकर खुलवाया गया, जिसे लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम ने दावा किया कि लॉकर में 70 से 80 हजार रुपए का सामान मिला है। सीबीआई से मुझे क्लीन चिट मिल गई है। एजेंसी ने मान लिया है कि कहीं कोई हेराफेरी नहीं हुई है। वो भी कह रहे हैं कि मुझे जेल में डालने का बहुत दबाव है। बीजेपी के दबाव में मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन मैं 4 महीने के लिए जेल जाने को तैयार हूँ। दिल्ली में चल रही इस सियासी लड़ाई में आज समाजसेवी अन्ना हजारे भी कूद पड़े। उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सत्ता के नशे में चूर लगते हैं। दिल्ली सरकार की जो नई नीति थी, उससे शराब की बिक्री और खपत को बढ़ावा मिलेगा और भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। केंद्र और दिल्ली की इस लड़ाई में फिलहाल बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है। वैसे बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा तो तेलंगाना के सीएम केसीआर भी कर रहे हैं। वो लगातार पीएम मोदी पर हमला बोल रहे हैं और विपक्ष को एकजुट करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 2024 में भारत को बीजेपी मुक्त जो करना है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 2024 की तैयारियों में जुटे हैं। वो पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के लिए देश भर में दौरे पर निकले हैं। इस दौरान वो पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधने का एक अवसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब उन्होंने पीएम मोदी को गोलमाल पीएम बताया है और कहा है कि 2024 को आम चुनावों में बीजेपी मुक्त भारत बनाने की कोशिश है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए केसीआर ने कहा, नरेंद्र मोदी एक गोलमाल पीएम है। वो और केंद्र सरकार जो भी कहते हैं वो एक सफेद झूठ है। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। केसीआर यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी को आड़े हाथों लेते हुए देश को बीजेपी मुक्त करने का ऐलान तक कर डाला। केसीआर ने बीजेपी मुक्त भारत के नारे पर जोर दिया। उन्होंने 2024 के लिए अपनी पार्टी का एजेंडा भी बता डाला। उन्होंने कहा, हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि इस सरकार से जल्द छुटकारा मिले। हमें 2024 में बीजेपी मुक्त भारत बनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें इस नारे के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम इस देश को बचा सकते हैं, नहीं तो इस देश को बचाने की कोई गुंजाइश नहीं है। गौरतलब है कि केसीआर पिछले काफी समय से बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और वो खुद को विपक्ष के चेहरे के रूप में पेश करने में जुटे हैं। इसके लिए वो देश भर का दौरा कर रहे हैं और तमाम विपक्षी दलों और दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी सिलसिले में केसीआर नीतीश से भी मुलाकात करने वाले हैं। बिहार से ही अब बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की कहानी लिखी जाएगी। केसीआर ने बीजेपी को हराने के लिए 2024 का प्लान तैयार कर लिया है, जिसका खुलासा वो आने वाले वक्त में करने वाले हैं। केसीआर के इस ऐलान से बीजेपी में बेचैनी बढ़ गई है। केसीआर का नारा है 2024 में भारत को बीजेपी मुक्त बनाना है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है और ये बात केसीआर भी जानते हैं। लेकिन क्या शिवराज सिंह चौहान जानते हैं कि उनकी कुर्सी जाने वाली है? मध्य प्रदेश में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी में शिवराज विरोधी खेमा एकजुट हो रहा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ मुलाकात की खबरें सामने आई थी। इस बीच बीजेपी हाईकमान भी शिवराज को लेकर संशय में फंसा हुआ है। पार्टी संसदीय बोर्ड से शिवराज को बाहर कर दिया गया है। ऐसे में अब शिवराज दिल्ली का रुख कर गए हैं। तो क्या शिवराज के दिल्ली आने के मायने क्या हैं? चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में होने वाला है बड़ा बदलाव। क्या शिवराज के हाथ से जाने वाली है राज्य की कमान? आखिर क्या है शिवराज का दिल्ली आने का प्लान? जब से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति में बदलाव किया है और इससे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को बाहर किया है, तभी से कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवराज को मध्य प्रदेश के सीएम पद से भी हटाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 1 साल बाद ही होने हैं। ऐसे में पार्टी के पास बदलाव के लिए ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है। इस बीच इंदौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय के बीच हुई मुलाकात ने शिवराज की चिंता भी बढ़ा दी है। ये चिंता नगरीय निकाय के चुनाव परिणाम ने और बढ़ा रखी है, क्योंकि 16 निगमों में से बीजेपी के हाथ से 7 निगम फिसल गए हैं। कहीं बीजेपी 57 साल में पहली बार हारी तो कहीं 30 साल में पहली बार। ऐसे में शिवराज का दिल्ली दौरा साफ कर देगा कि उनकी कुर्सी रहेगी या जाएगी। वैसे दावा ये भी किया जा रहा है कि पार्टी राज्य संगठन में कई बदलाव कर सकती है। दिल्ली में शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ होगी। ये मुलाकात मध्य प्रदेश बीजेपी की राजनीति को तय करेगी। वैसे खबरें प्रदेश बीजेपी संगठन में भी बड़े बदलाव की चल रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को हटाए जाने की चर्चाएं चल रही हैं। उन्हें हटाया भी जा सकता है। बीजेपी की कार्यशैली ऐसी है कि उसके फैसले काफी चौंकाने वाले होते हैं। 2013 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया था। उस समय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा को खबर तक नहीं हुई और उनकी जगह नरेंद्र तोमर की नियुक्ति हो गई थी। ऐसे में मध्य प्रदेश में सीएम और पार्टी
अध्यक्ष में किसी एक की कुर्सी जाते दिख रही है। सवाल है कि किसकी कुर्सी जाएगी और कौन अपनी कुर्सी बचा ले जाएगा। और बुलेटिन के आखिर में बात हिमाचल में बीजेपी को मिली मात की। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस इस बार कोई गलती करने के मूड में नहीं है। इस पहाड़ी राज्य में सत्ता बदलाव के संकेत अभी से मिलने लगे हैं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस एक खास रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है और बीजेपी को मात दे रही है। चुनावों की तैयारियों में भी कांग्रेस ने बाजी मार ली है, जबकि बीजेपी आपसी खींचतान में उलझी हुई है। तो कैसे कांग्रेस ने बीजेपी को दी मात, देखते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। आगामी चुनाव ने राज्य का पारा अभी से गरमा दिया है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस एक कदम आगे बढ़ते हुए इस बार हिमाचल की सत्ता पर वापसी का दावा कर रही है। कांग्रेस की तैयारियां भी इस ओर इशारा कर रही है कि इस बार राज्य में कांग्रेस की सरकार होगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस टिकटों की घोषणा करने में बीजेपी से बाजी मारने की तैयारी में है। 5 सितंबर को दिल्ली में राजीव शुक्ला की अध्यक्षता में पार्टी की प्रदेश चुनाव कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें करीब 40 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय कर स्क्रीनिंग कमेटी को भेजने का दावा किया जा रहा है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, चुनाव समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित कई दूसरे वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। साल 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने पहले प्रत्याशियों की घोषणा की थी। साल 2022 के चुनावों के लिए कांग्रेस ने अगस्त से ही कमर कस ली है। 1 सितंबर शाम 5 बजे तक टिकट के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों से आने वाले आवेदनों की 2 से 4 सितंबर तक कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में छंटनी होगी। 5 सितंबर को नई दिल्ली में राज्य चुनाव कमेटी की बैठक में आवेदनों पर चर्चा करने के बाद नाम शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि 5 सितंबर की बैठक में करीब 40 विधानसभा क्षेत्रों की सूची को अंतिम रूप देकर स्क्रीनिंग कमेटी के पास भेजा जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी में छंटनी के बाद सूची राष्ट्रीय चुनाव कमेटी को भेजी जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि राष्ट्रीय कमेटी सितंबर के आखिर तक कई विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों के नाम जारी कर देगी। इससे इन प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए ज्यादा वक्त मिल जाएगा। वर्तमान विधायकों सहित ऐसे विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशी पहले चरण में तय किए जाएंगे, जहां दावेदार अधिक नहीं होंगे। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।